हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारी संपूर्ण बैच जो है चल रही है, जिसमें क्लास 10th स्टार्ट हो चुका है। इसमें सोशल साइंस का एक, मैथ्स का एक और साइंस का एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज जो है हम साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक खबर देना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ। साथियों, क्लास 12th भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है। 9th से 11th जो है 1 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, अभी तक आपने ये बैच ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है संपूर्ण बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ साथियों कि आप लोगों का जिस तरह का फीडबैक है, इस फीडबैक से जो है हमारा मोरल डाउन हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों को पहुँचाएँ। बिल्कुल घर जैसा, बिल्कुल कोचिंग जैसा, जहाँ भी प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, उससे अच्छा आप लोगों को यहाँ पर स्टडी विद जीनियस पर जो है पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, क्लास 10th में साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण चल रहा था और हमने इससे पहले जो है धावन सोडा तक पढ़ लिया था। अब आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि धावन सोडे का सूत्र क्या होता है। धावन सोडे का सूत्र याद रखना साथियों, Na2CO3.10H2O। ये क्या है? ये धावन सोडे का जो है सूत्र है। साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है ना। बैंकिंग सोडा भी शायद पढ़ा चुका हूँ। बैंकिंग सोडे का सूत्र क्या है? तो बैंकिंग सोडे का सूत्र है NaSCO3 और इसका नाम क्या? सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन जो है इसका नाम है। इन दोनों के सूत्र जो फॉर्मूले हैं, ये एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स के रूप में भी आप लोगों को आ सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट एक सेशन इसका हो चुका है साथियों। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं साथियों उससे आगे, धावन सोडा। अब प्रश्न ये है कि आप बैंकिंग सोडा और धावन सोडे में को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? क्या करेंगे? आप गर्म करके कैसे अंतर करेंगे, ये आप लोगों से इस तरह से पूछा जा सकता है कि बैंकिंग सोडा और धावन सोडा में कैसे अंतर करेंगे, है ना। तो क्या है साथियों, जो बैंकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजनेटेड NaSCO3 होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बोनेट होता है। जबकि धावन सोडा जो होता है हमारा साथियों, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। कैसे? Na2CO3.10H2O होता है। अब गर्म करने पर बैंकिंग पाउडर NaHCO3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। क्या छोड़ता है साथियों? ध्यान रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। अर्थात वो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूध जैसा हो जाता है। जबकि हमारा धावन सोडा जो होता है, ये कोई भी गैस नहीं निकालता है, बल्कि इसका क्रिस्टलन जल निकलता है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा कि NaSCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या निकालेगा? ये CO2 गैस निकाल देगा। हाँ, पर जबकि हम धावन सोडा, जो हमारा धावन सोडा है वो है हमारा Na2CO3, ये बंधा रहेगा .10H2O जो है। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से जो है H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसलिए हम कैसे करेंगे? जब चूने का पानी दूधिया हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा बैंकिंग पाउडर है। कौन सा पाउडर है? वो हमारा बैंकिंग पाउडर है। जब चूने का रंग दूधिया नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है? हमारा धावन सोडा है। यहाँ से क्लियर हो चुका होगा आपको। हम बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक टर्म्स आती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? आर्द्रता रोधी का मतलब होता है ऐसे बर्तन जो कि नमी को न सोखते हो, आर्द्रता से क्या हो? रोध हो, है ना। तो जिप्सम को 375 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट, है ना। तो क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट बनाता है। हम इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई फार्मूला पूछेगा तो हम क्या कहेंगे साथियों? CaSO4
1/2H2O, आधा जल का अणु, क्या कहेंगे, ये इसका फार्मूला है, ध्यान रखना। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें एक वाइट ऐसा पट्टा बांधता है। उस पट्टे पे क्या बांधता है वो, उस पट्टे पर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही पट्टा चढ़ाया जाता है। तो वो क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेता है, इसके साथ जल मिलाता है, जल मिलाने पर ये फिर से क्या बन जाता है, ये एक जिप्सम के रूप में बन जाता है। क्या हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है। आर्द्रता ग्राही का मतलब आर्द्रता को ग्रहण करता है, आर्द्रता मतलब नमी को ग्रहण करता है, और यह आर्द्रता से क्रिया करके कठोर पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए इसे क्या करते हैं, आर्द्रता रोधी बर्तनों में रखा जाता है। सिंपल सी बात है साथियों, अगर हमने कोई बर्तन है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को रख दिया है ना, अब मान लो कि लकड़ी का मिट्टी का बर्तन है, ये नमी को सोख लेगा। अब ये जल के कणु जो है यहाँ पर आ जाएंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, हमारा फिर से जो है जिप्सम का रूप ले लेगा, और जिप्सम का रूप लेके कठोर हो जाएगा। इसलिए इसे क्या किया जाता है, इसे आर्द्रता रोधी बर्तनों में रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज दो चीज़ पढ़ी, धावन सोडा और जो है हमारा धावन सोडा और बेकिंग सोडा मंदा, दूसरा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या है, तो ध्यान रखना साथियों, ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा, ठीक है, प्लस धावन सोडा प्लस जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो चीज़ें हैं ये वेरी IMP है। इन तीन चीज़ों को आप जो है कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं आया हो तो आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, अग्निरोधक सामान बनाने में, ऐसे सामान जिनसे अग्नि को रोकना हो, वायुरोधी प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, मूर्तियों, खिलौने, शाक, सजावटी नमूने बनाने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में। जब दांत लगाए जाते हैं तो इसके सांचे किससे बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है सांचे बनाए जाते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तीनों के उपयोग ध्यान रखना, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीनों के फार्मूले, तीनों के उपयोग बहुत ही IMP है। अगर यहाँ से क्लियर हो गया हो तो हम चलते हैं अगली चीज़ पे। अगली चीज़ है विरंजक चूर्ण। क्या होता है साथियों, ये जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक नाम अगर आपसे कोई पूछता तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम Ca का है, कैल्शियम का, O होता ऑक्सी और Cl2, ये 2 कहाँ है, नीचे, क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका फार्मूला है, विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। और विरंजक चूर्ण का क्या कहाँ उपयोग होता है, कागज कपड़ों को विरंजन करने में। क्या होता है साथियों, विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजन का मतलब होता है उसका कलर निकालने में। अब कलर में हो सकता है मेल भी हो, अगर कपड़ों में और कागज का अगर सफ़ेद कलर करना है तो उन्हें क्या किया था, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक चीज़ें बनाने में भी क्या किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसका फार्मूला याद रखना, CaOCl2। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को खुला वायु में रखा जाता है। मान लीजिए हमने विरंजक चूर्ण को अगर खुला वायु में रख लिया तो क्या होगा, ये विरंजक चूर्ण क्या होती है, इसका क्रियाशीलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल की उपस्थिति में ये CO2 से क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है। अगर हम विरंजक चूर्ण को खुला रखेंगे तो ये क्या करता है, धीरे धीरे क्रिया करके CO2 को मुक्त करेगा, और CO2 से क्रिया करके क्लोरीन गैस को जो है मुक्त करके क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कौन कौन पदार्थ चाहिए आपको, तो शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस। शुष्क बुझा हुआ चूना CaO क्या है,
बूझा चूना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। एक प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से क्या समझते हो, है ना। ठीक है, या और निम्न में से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को जो है क्या करना, आपको छांटना है। तो प्रबल अम्ल विलयन में अधिक H आयन या H2O आयन उत्पन्न करने वाले को हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे, जो H आयन्स या H2O को क्या करे, ज़्यादा आयन उत्पन्न करे। अब ऐसी चीज, ऐसा अम्ल जो कि विलयन में क्या हो, H या H2 आयन को क्या करे, कम उत्पन्न करे, तो हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, और नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं हमारे, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होते हैं हमारे, प्रबल अम्ल होते हैं। तथा आपसे पूछा जाए साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। इन सारी चीज़ों के मैं फॉर्मूले, जो भी इनके जो है टेक्निकल फार्मूले, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल का या किसी भी प्रकार के सारे अम्लों के फार्मूले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, जिप्सम का फार्मूला, ये सारा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। प्लीज़ उसको वॉच कर लें, उसके बाद आप लोगों को इनके फार्मूलों का की समस्या समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन यह है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, जबकि जो हमारा शुद्ध जल रहता है विद्युत का चालन करता है कि नहीं करता है। तो विलयनों में विद्युत प्रवाहन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। ज्ञात है कि अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, H+ आयन प्रदान करता है, जो कि विद्युत के चालन के लिए जिम्मेदार होता है। साथियों, क्या होता है कि विद्युत के चालन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आयन चाहिए। क्या चाहिए, अब आयन चाहिए। अब आप लोग जानते हैं कि अम्ल में क्या होता है, अम्ल में H+ आयन रहता है। अब जब विद्युत को चालन के लिए आयन चाहिए और वो आयन आप लोगों को विलयन में मिल जाएंगे, अम्ल में मिल जाएंगे, तो क्या विद्युत चलेगी या नहीं, तो वही चीज़ें क्या होगी, विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होगी। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो क्या होता है साथियों, जब अम्ल या क्षारक को तनुकरण की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी, अब उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, देखो उष्माशोषी और उष्माक्षेपी का एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा, देख लेना किस तरह से मैंने पढ़ाया है शॉर्ट ट्रिक से। उष्माक्षेपी होती है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती हो हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस कारण तनुकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक सावधानी बरतना चाहिए। इससे अम्ल को हमेशा धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए ही जल को मिलाना चाहिए, क्योंकि सांद्र अम्ल में जल मिलने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण विलयन उछलकर बाहर आ सकता है तथा दुर्घटना हो सकती है। इसलिए अम्ल को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अब इस चीज़ का जो है आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या होता है साथियों। ठीक है, इस पेज पे समझाता हूँ साथियों। क्या होता है, जैसे यह अम्ल का बर्तन है, अब इसमें मान लो जल भरा हुआ, ठीक है। अब हम ऊपर से अम्ल को डाल रहे हैं, तो डालते हुए हल्का हल्का डाल के हमें क्या करना चाहिए, इसे चलाते रहना चाहिए। अगर हम यहाँ खड़े, मान लीजिए कि हम जो है, ठीक है, यहाँ खड़े हुए, अगर हम तेज गति से मिलाएंगे और इसमें से जो उष्मा निकलेगी, मान लो आग भी निकली, तो उस आगजनी से हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। अब इसी प्रक्रिया से बचने के लिए हमें धीरे धीरे और हल्के हल्के हाथों से मिलाते रहना चाहिए, यही ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन क्या, H2O
की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो कैसे प्रभावित हो जाती है? अम्ल के तनुकरण में अनायनित जल की मात्रा तो बढ़ती है, परंतु H2O की मात्रा रहती है। परिणाम स्वरूप H2O की सांद्रता लगातार क्या हो जाती है? घट जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो क्या होती है साथियों? सांद्रता जो है OH की बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया क्या होता है? तो क्या होता है साथियों? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का 1:3 के रेशो में एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्वारेजिया कहता है। और ये जो एक्वारेजिया चूर्ण रहता है, हम इसे वायु में खुला रख सकते हैं क्या? हम इसे वायु में खुला जो है नहीं रख सकते। अब एक्वारेजिया क्या करता है? ये प्लेटिनियम सोने जैसी धातुओं को इसमें गला सकते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप लोगों को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ताजे दूध का पीएच मान तो 6 होता है, कितना होता है? 6 होता है। और दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझिए। अब दही बन जाने पर दूध का पीएच मान जो है क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं कि 1 से 7 तक हमारे इसके बीच में अम्ल होते हैं, 7 से 14 के बीच में हमारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। अब जब 6 है और अम्ल की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? पीएच इसका घट जाएगा। ठीक, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं? हम आर्द्रता रोधी बर्तनों में नहीं रखते, क्योंकि वो कठोर हो जाता है। ठीक है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? क्या होगा? जब मृदा अधिक अम्लीय होगी, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या हम कैल्शियम कार्बोनेट का जो है उपयोग करेंगे। अब आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैल्शियम जो बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। जब बात की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसका भी आपको एक बहुत शानदार ट्रिक मैं बताता हूँ साथियों। जहाँ O और H है, O और H कहाँ थे? H2O अर्थात जल में। अब जल का मतलब होता है बुझा हुआ, तो जहाँ पर CaOH है अर्थात ये बुझा हुआ चूना है। जहाँ पर H नहीं है, केवल O है, अर्थात ये बिना बुझा हुआ चूना है। और CO3 क्या होता है? कार्बोनेट होता है और कैल्शियम के साथ जुड़ा हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो, है ना? क्रिस्टलीकरण से हम यह समझते हैं, कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते, जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं। और क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे नमक, जैसे किसी भी चीज का मान लेता हूं कि ये नमक है, इसने एक ऐसा जो है क्यूबिकल बॉडी का आकार ले लिया, एकदम चमकदार, एकदम ठोस। अगर इस तरह की आकृति ये बनाता है तो हम क्या कहेंगे? इसे क्रिस्टल कहते हैं। और इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है साथियों, हम उसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के विशिष्ट अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। एक बार और सुनिए, जो हमारा लवण रहता है उसमें एक सूत्र इकाई में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलन जल कहते हैं। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। केक बनाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करे तो यह केक के स्वाद को किस तरह से प्रभावित करता है और क्यों करेगा? बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है? टार्ट्रिक अम्ल को बेकिंग सोडा में मिलाने का क्या महत्व है? इन सारे क्वेश्चनों पर आप लोगों से मैं बात करता हूं अगली स्लाइड। तो क्या होता है साथियों, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है। और धावन सोडा क्या रहता है? हल्का सा कड़वा होता है। इसीलिए केक में क्या आएगा? केक में कड़वापन आ जाता है, हल्का सा क्या आ जाएगा? कड़वापन आ जाएगा। अब बेकिंग सोडा में उपयुक्त मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाने से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाएगा। आप लोगों से जनरली क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि यार बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा? वो बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड बेकिंग के समय बेकिंग सोडा के गर्म होने पर बने धावन सोडा से अभिक्रिया करके उसे क्या कर देता? उदासीन कर देता है। तो इसके कारण हमें जो है केक कैसा लगेगा? कड़वा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि हमने टार्ट्रिक एसिड डाल दिया है और वो धावन सोडे को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। धातु के साथ अम्ल की क्रिया क्या है? धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो क्या होता है साथियों, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमेशा ध्यान रखिए, धातु अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा धातु और धातु चैप्टर भी आएगा एक, उसमें और क्लियर में पढ़ेंगे। जैसे जिंक की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ कराएंगे तो ZnSO4 और H2O जो है सेपरेट निकल जाएगा। जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास ले जाते हैं तो ये क्या करेगी? फट फट की ध्वनि निकालेगी। कौन निकालेगी? हाइड्रोजन गैस। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सी गैस निकल रही? हाइड्रोजन गैस निकल रही। यहाँ से आप लोगों के 2-3 ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होते हैं कि धातु को अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस निकालते हैं। तो क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो साथियों, जिप्सम क्या है? जिप्सम आप लोगों ने पढ़ा था। आप लोग सोच रहे हैं कि जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम होता है CaSO4 फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, जिप्सम CaSO4 को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कली के चूने से बुझा हुआ चूना किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? कली का चूना अर्थात बिना बुझा चूना। बिना बुझे चूने का सूत्र क्या है? CaO कि जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा देगा। आप ध्यान रखना, जब भी चूने को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? पानी गर्म होता है, अर्थात क्या होती है? उष्मा निकलती है। अब प्रश्न आता है, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ये जो दही और खट्टे पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और इन बर्तनों से ये अम्ल क्या कर लेंगे? अभिक्रिया कर लेंगे। इसीलिए हम पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं रखते हैं। ध्यान रखना साथियों, क्या होता है जब हम दही बनाते हैं, क्या करते हैं हम दही बनाते हैं तो उसे पीतल और तांबे के बर्तन में कभी भी नहीं रखा जाता। हाँ, जब स्टील नहीं था, जब आज तो हम जानते हैं कि स्टीलनेस स्टील आ चुका है, लेकिन जब स्टीलनेस स्टील नहीं था उसके पहले हम क्या करते थे? मिट्टी के बर्तनों में, किन में? मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा जाता था? मिट्टी के बर्तनों में जो है दही को रखा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर साथियों। ये दोनों क्वेश्चंस जो है आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ। अब बात आती है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं है जबकि वर्षा का जल होता है?
आउषित जल या आसुत जल का मतलब होता है साथियों शुद्ध जल। कौन सा जल? शुद्ध जल। अब शुद्ध जल में क्या होता है साथियों? केवल H2O होता है। अब H2O में किसी प्रकार का कोई आयन है नहीं, तो क्या वो विद्युत का चालन करेगा? नहीं करेगा। जबकि वर्षा के जल में क्या होता है साथियों? कई तरह के कार्बनिक अम्ल होते हैं और इनके कारण क्या होता है? आयंस जो है प्रोड्यूस वहाँ पर क्या होता है? उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने से क्या होता है? उसमें विद्युत का चालन होता है। तो पढ़ते हैं, आसुत जल आयनों में विघटित नहीं होता है, इस कारण विद्युत का चालन जो है नहीं होता है। जबकि वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होने के कारण कार्बनिक अम्ल बन जाते हैं और यही अम्ल विघटित होकर विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आयन जो है किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? विद्युत के लिए। किसके लिए? अब आप जानते हो कि आयन कहाँ पर मिलेंगे आपको? अम्ल में मिलेंगे। अब जब अम्ल में हमें आयन्स मिलेंगे तो क्या शुद्ध जल में अम्ल होगा? नहीं होगा। किस तरह से? जब CO2 H2O से क्रिया करता है तो SCO3 बनाता है, अम्ल है। जब SCO3 फिर से जल से क्रिया करके H2O आयन्स बनाता है, तो ये आयन्स क्या रहते हैं? विद्युत के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। अब साथियों क्या है कि pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मुंह के pH का मान होता है 5.5। क्या होता है? हमारे मुंह का pH मान होता है 5.5 से कम होने पर दांत का जो है क्या हो जाता है? क्षय होने लग जाता है, अर्थात दांत क्या होते हैं? घुल जाने लगते हैं। दांतों में क्या है? इनेमल है और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल रूप का बना होता है। इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ होता है, जो जल में तो क्या होता है? अघुलनशील होता है। जबकि pH का मान 5.5 से कम होने पर यह क्या होता है? यह संक्षारित होने लग जाता है, जिसके कारण हमारे दांतों का क्या होता है? क्षय होता है। बचने का यह उपाय है साथियों, भोजन के बाद मुंह की सफाई क्षारीय दंत मंजन के साथ करें, जिससे हमारे दांतों का जो क्षय क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? दांतों का क्षय जो है रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो इस तरह से हमारा क्लास 10th में साइंस में आज जो है सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट्स जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक्स जरूर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें जो है एक मोटिवेशंस मिलता है और उस मोटिवेशन से साथियों जो है हम लोग क्या करते हैं? आप लोगों के लिए क्लास क्रिएट करते हैं और अच्छे से अच्छे मटेरियल जो है आप लोगों को अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते हुए एक लाइक्स जरूर करके जाना। साथ ही साथियों आपको एक बार फिर इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जो है संपूर्ण बैच स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 10th चल रही है, क्लास 12th भी चल रहा है। साथ साथ 9th और 11th के लिए आप लोगों को 1 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशंस में एक नई एनर्जी के साथ और एक नए अध्याय के साथ मिलते हैं। लेकिन आपसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी जो है मेरी हेल्प कीजिएगा। अब हेल्प किस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को मेरी क्लास पहुंचा सकते हो, तो उनका भी फायदा होगा और मुझे भी मोटिवेशंस मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों। थैंक्स। जय श्री महाकाल।